कार्यक्रम है संप्रति। अप्रैल का महीना है और यह महीना परीक्षाओं का भी है। वैसे बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग की या मेडिकल की एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी जो लोग कर रहे थे, कुछ की परीक्षाएं हुई हैं, कुछ की परीक्षाएं होनी हैं। और मेडिकल की जो बच्चे तैयारी करते हैं 12th क्लास के, जिन्हें नीट की परीक्षा देनी है, वो अगले महीने होनी है मई में। तो यह वक्त परीक्षाओं से जूझने का भी है बच्चों के लिए। और सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट की बात ही नहीं होती जब आप उसकी तैयारी करते हैं, बात इसकी भी होती है कि जब रिजल्ट निकलेगा तो हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और उस परफॉर्मेंस के आधार पे हमें कहाँ की सीटें मिलेंगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या हम जो जिस कॉलेज को चाहते हैं, जो ट्रेड चाहते हैं, वो हमें मिल भी पा रहा है कि नहीं पा रहा है। जैसे कई सवाल मन में आते हैं और ऐसे सवालों में परफॉर्मेंस का एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि परफॉर्मेंस का कि घटने या बढ़ने का मतलब हमेशा आपका मेरिट नहीं होता। कई बार कुछ टेक्निक्स भी होती हैं जिससे आपका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ जाता है या परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब रह जाता है। तो परफॉर्मेंस को कभी हम लोग मेरिट का मात्रक नहीं मानते उस हिसाब से। फिर भी यह बात तो कर ही लेनी चाहिए कि अगर परफॉर्मेंस हमारा ठीक रहता है तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हमारा परफॉर्मेंस ख़राब है इन परीक्षाओं में तो हमारे पास क्या क्या उपाय हैं जिससे कि हम उस अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बात करेंगे अगले आधे घंटे तक मेडिकल की जो परीक्षा है नीट की, उसके बारे में, और मेडिकल की पढ़ाई के क्या क्या अवसर हैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से कैसे आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं इस पर। और इस पर बात करने के लिए हमने खास मेहमान को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं सुधांशु कुमार साहब का, जो करियर एक्सपर्ट हैं। पहले भी हमारे कार्यक्रमों में आ चुके हैं, हम लोगों ने कई बार मेडिकल पर बात की। खासकर सुधांशु जी का मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इनका लंबा अनुभव है। तो सर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और क्योंकि कम ही दिन बचे हैं तो पहले तो हमें यही समझाइए कि नीट की परीक्षा होनी कब है, कैसे होगी, और अब जो समय बचा है तो लास्ट मोमेंट में तैयारी बच्चे कैसे करें। नीट की परीक्षा 7 मई को होनी है, जो डेट फिक्स कर गई है गवर्नमेंट की तरफ से। और बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा टाइम है। ये टाइम बड़ा एंजाइटी होता है कि इतने कम टाइम में कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि बच्चे को तीनों सब्जेक्ट को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, होता नॉर्मली ये है कि बच्चे किसी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इतने कम समय में कैसे हम तीनों सब्जेक्ट्स को मैनेज करें जिससे कि मेरा एग्ज़ाम और अच्छा बेहतर हो सके। क्योंकि अब ये समय नहीं है कि आप तीनों सब्जेक्ट को आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 आवर्स का तीनों सब्जेक्ट का, जैसे आपको 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे बायोलॉजी, एक स्लॉट बनाइए और बीच में हाफ एन आवर का आप रखिए गैप, जिससे कि बच्चे थोड़ा रिफ्रेश हो जाएं। और इवनिंग में 1-1 घंटे का, सोने से 3 घंटा पहले का रिवीजन का टाइम रखिए हर सब्जेक्ट के लिए। तो सपोज फिजिक्स में आप क्या कीजिए, फिजिक्स में एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, थोड़ा न्यूमेरिकल देख लीजिए और थोड़ा एमसीक्यू भी सॉल्व करिए, देन फिर केमिस्ट्री करिए, तब फिर बायो करिए, और शाम के टाइम में फिर 1 बाय 1 रिवीजन करिए। तो आप जितना एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, होगा ये क्या, आप जैसे मान के चलते हैं 10 साल 12 साल का क्वेश्चन बैंक आप उठा लीजिए, और अगर आप देखेंगे तो पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं। तो इसका भी आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा। तो बच्चा क्या है, इस कम टाइम में, और अगर ये प्लान वे से करे तो हो सकता है कि बहुत अच्छे स्कोर ला सकते हैं। अच्छा, और जैसे क्या होता है कि क्योंकि अब तो लास्ट मोमेंट है और बच्चों को परफॉर्म करना है, जब रिज़ल्ट आता है इसका नीट का, तो कई बार होता है कि लोगों को लगता है नहीं 2 नंबर और आ गया होता तो शायद मेरा ठीक हो जाता। तो कंफर्टेबल स्थिति क्या है, कितना नंबर आ जाए बच्चों को कि वो कंफर्ट लेवल पे जाए कि नहीं हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है और ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा। देखिए, बच्चा तो, हर बच्चा चाहता है कि अच्छा से अच्छा स्कोर आए, लेकिन अब गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर हम कैटेगरी वाइज चलें तो फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनको लगभग सिमिलर माने 5 नंबर का फ़र्क होता है। 600 प्लस अगर मार्क्स आ जाता है, 600 तक, तो हम इन 3 कैटेगरी के लिए माने कि हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेफ जोन में हैं। ये हो गया ऑल इंडिया कोटा से, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया 2 तरह से होती है, एक है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। इसकी रैंकिंग 2 तरह से बनती है, एक ऑल इंडिया रैंकिंग होती है और एक स्टेट रैंकिंग होती है। तो आपको ऑल इंडिया कोटा से जाने के लिए 15% सीट्स होती है, पूरे इंडिया में कहीं भी आप जा सकते हैं, और स्टेट कोटा से होती है जिसकी सीट 85% सीट होती है। तो हम लोग टेंटेटिव मानते हैं कि अगर किसी बच्चे का 600 के आसपास अगर मार्क्स आता है तो गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिल जाएगा। 600 नंबर को लाना पड़ेगा।
और जो कैटेगरी वाले हैं कैटेगरी वाले SC ST बच्चों को अगर हम स्टेट की बात करें या ऑल इंडिया की बात करें, तो अगर हम टेंटेटिव मान के चले तो अगर SC कैटेगरी की बात चले तो स्टेट वाइज तो अलग होगा, लेकिन हम ऑल इंडिया की बात करें तो 500 के आसपास है तो अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। और ST बच्चे हैं तो 300 के आसपास है तो अच्छे कॉलेज मिल जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटीज़ है जी। और ये भी समझाइए कि जब काउंसलिंग में जाते हैं बच्चे तो उस वक्त क्या ख्याल रखना चाहिए कि ठीक है हमारा जो मार्क्स उस आधार पे हम कौन से कॉलेज को ऑप्ट करें कि हमको कंटिन्यू कर जाए या हमको मिल जाए? देखिए ऐसा होता है कि सबसे पहले तो आपका स्कोर क्या आता है उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। तो लोगों को एंजाइटी, सब तो चाहता है कि हम बेस्ट इंस्टीट्यूशन में जाएं, लेकिन आप अब रह गई बात कि अगर हमें 600 है तो 600 के मार्क्स में हमको गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिलेगा, लेकिन टॉप कॉलेज नहीं मिल सकता है। तो अब क्या है कि MBBS की स्टडी के लिए अब आपको 2-3 चीज़ें देखनी जरूरी होती है कि पहला कि कॉलेज कितना पुराना है, रिकॉग्नाइज है कि नहीं। अगर अच्छे स्कोर हैं आपके या 600 के आसपास हैं तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, आप जहाँ रहते हो वहाँ से कितना डिस्टेंस है। उसके बाद दूसरा चीज़ होता है कि रिकॉग्नाइज है कि नहीं, और तीसरा है फैकल्टी अच्छा है कि नहीं, और चौथा है पेशेंट का फ्लो कैसा है। तो UG के बच्चों को पेशेंट से तो बहुत लेना देना नहीं होता है, लेकिन अगर वहाँ पर पेशेंट नहीं होगा, जैसे फ्रूटफुल अगर पेशेंट का होगा तो बच्चे काम ज़्यादा सीख पाएंगे। तो इसलिए इन तीन चीज़ों को देखनी ज़रूरी है। और गवर्नमेंट और प्राइवेट का क्या फ़र्क है? जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चा अच्छा पढ़ रहा था, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा बोर्ड में, लेकिन किसी वजह से मान लीजिए नंबर नहीं आया नीट में जी, तो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? वो कैसे फिर अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए सबसे पहला फ़र्क तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में ये है कि ट्यूशन फ़ी, अगर हम ट्यूशन फ़ी की बात करें तो ह्यूज डिफरेंस है। अब गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 10,000 से लेकर के 1.5 लाख तक की ईयरली ट्यूशन फीस, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं है। कैटेगरी वाइज वो कम भी है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में स्टार्टिंग ही है 10 लाख से, उसके नीचे कहीं भी फ़ी नहीं है। तो अब ये मसला उठता है कि अगर हम पढ़ाई के एकेडमिक की बात करें तो प्राइवेट में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ के अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, हम प्राइवेट कॉलेज से भी अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन अब प्राइवेट कॉलेज हम कैसे सेलेक्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए प्राइवेट कॉलेज का हमको ये देखना चाहिए कि फ़ीस कितना है जो हमारे बजट को सूट करता हो। दूसरा है कि कितना पुराना है। तीसरा है कि एकेडमिक फैकल्टी कैसी है। और चौथा है कि बच्चे का जैसे लाइब्रेरी अच्छा होना चाहिए, हॉस्टल अच्छा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए जिसमें कि बच्चा अच्छे से स्टडी कर पाए जी। और प्राइमरी जो लोग देखते हैं प्राइवेट कॉलेज में वो ट्यूशन फीस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे मतलब क्योंकि हर आदमी, बस हम लोग भारत में रहते हैं तो हर आदमी बजट कॉन्शियस है और हर आदमी चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छे से अच्छा डॉक्टर बने। तो जब प्राइवेट कॉलेज का चुनाव करते हैं मेडिकल के लिए तो कहाँ पे, किन राज्यों में, या झारखंड में, अगर हमें झारखंड से सटे हुए किन राज्यों में है कि जहाँ पर, या झारखंड में क्या स्कोप है, कितनी फ़ी लगती है, कैसे चुनना चाहिए? देखिए अब सपोज ये होता है कि सबसे पहले जब नीट का स्कोर आता है, अगर हमें लगता है ऐसा कि हमारा स्कोर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा तो हमें डेफिनेटली फिर प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव करना है। अब उसमें सबसे पहला चीज़ होता है कि हमें ये देखना है कि हमारा बजट क्या है। पेरेंट्स को ये देखना है कि हम लोन लेंगे या हमारे पास इतना सरप्लस मनी सेविंग करके रखा है बच्चों के लिए, या फिर कई लोग हैं कि भाई लोन लेने के लिए प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना है, कई चीज़ें होती हैं। ये तो पहला चीज़ हो गया कि आप फिनेंशियल आप देखोगे। दूसरा आपको ये देखना है कि उसके बाद ट्यूशन फीस कहाँ कम लग रहा हो, किस राज्य में, और साथ में उनकी पढ़ाई कैसी है, फैकल्टी अच्छी है कि नहीं, हॉस्टल अच्छा है कि नहीं, पेशेंट फ्लो अच्छा है कि नहीं, रिकॉग्नाइज है कि नहीं। अगर ये सारी चीज़ें फिट बैठती हैं तो हम कोशिश करते हैं। अब झारखंड के नियर बाई है, आप उत्तर प्रदेश ले सकते हैं, बिहार ले सकते हैं, वेस्ट बंगाल भी ले सकते हैं। जो इन सब राज्यों में स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आपको लो फीस में कॉलेजेस मिल जाते हैं। और अगर थोड़ा और ज़्यादा स्कोर हो और दूर भेजना चाहते हैं तो बेस्ट होगा कि कर्नाटका भेजें, बेंगलोर भेजें, तो उसके आसपास में अच्छे कॉलेज हैं, वहाँ भी भेजा जा सकता है बच्चों। बिहार और बंगाल में कौन कौन सी कॉलेजेस हैं जहाँ पे बच्चे जाएँ तो ठीक रहेगा? बिहार की बात करें तो बिहार में देखें, ऐसे तो मापदंड कुछ होता नहीं है। मेडिकल कॉलेज, हर कॉलेज कोशिश करती है कि अच्छा से अच्छा एजुकेशन दें, लेकिन फिर भी हम अगर बिहार की बात करें तो जैसे किशनगंज मेडिकल कॉलेज, जिसको माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते हैं, दूसरा है कटिहार मेडिकल कॉलेज, तीसरा है नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम, चौथा है आपको नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज, आपका पटना ही हो गया, मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी,
श्री नारायण मेडिकल कॉलेज आपका हो गया सहरसा, लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज हो गया सहरसा, मुजफ्फरपुर में एक नया कॉलेज स्टार्ट हुआ है अभी, तो वहाँ भी हम चाहें तो कर सकते हैं। और अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल के, तो वेस्ट बंगाल में 2-3 अच्छे कॉलेजेस हैं। केपीसी मेडिकल कॉलेज कोलकाता, इसके बाद आपका दूसरा IQ सिटी मेडिकल कॉलेज दुर्गापुर, आई केयर मेडिकल कॉलेज आपका हो गया हल्दिया। तो ये सब अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के राज्यों में क्या क्या संभावना है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत डिपेंड करता है कि अब जैसे ऐसा होता है कि कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं, तो लो कट ऑफ भी जाती हैं। जैसे नए कॉलेज उनका कट ऑफ बहुत लो जाता है, फी बहुत सारे कॉलेजेस में हिडन चार्जेस भी हैं। तो पेरेंट्स को कॉलेज सेलेक्ट करने के पहले सबसे पहले ये चुनाव कर लेना चाहिए कि हम जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं कि नहीं, फीस के अलावा और कोई एग्जामिनेशन फीस कितना है, हॉस्टल फीस कितना है, अदर फीस कितना है, ये जानकारी जरूर लेनी चाहिए, तभी कॉलेज का चुनाव करना चाहिए। हाँ, क्योंकि कई बार पता चला कि मैंने आपने समझा कि ठीक है 10 लाख सालाना लग रहा है, 40 लाख में हो जाएगा, जब आप गए तो बता दें एग्जामिनेशन में 50 साल अलग से ले रहा है, बिल्कुल हॉस्टल में ये ले रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसको आप ऐसे वेबसाइट पे इन्होंने कुछ दे रखा है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई कॉलेजेस हैं, और आप जाओगे कॉलेज में तो वहाँ पे कुछ, लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी नियंत्रण कर रखा है अब। तो मैं समझता हूँ कि जो 8-10 कॉलेजेस हैं यूपी में जो अच्छे कॉलेज हैं, जहाँ पर एडमिशन ली जा सकती है और काउंसलिंग अच्छे से करके वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन लिया जा सकता है। अच्छा, जैसे आप पिछले कई सालों से झारखंड के बच्चों के को गाइड कर रहे हैं, तो यहाँ का क्या ट्रेंड है? यहाँ पे जो बच्चे हैं जो किसी वजह से प्राइवेट कॉलेज में ऑप्ट करना चाहते हैं, तो किन राज्यों में वो जाते हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं, क्या बजट होता है, कहाँ है जहाँ जाने से बचना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया कि अब जाने के लिए तो बच्चा कहीं भी जा सकता है, बट लैंग्वेज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम ये देखें कि झारखंड में जो बच्चे हैं, झारखंड में जो बच्चे हैं, तो यहाँ चूँकि कॉलेज काफ़ी 2 सालों से तो काफ़ी कॉलेजेस यहाँ भी हो गए हैं, नहीं तो पहले बहुत मुश्किल थी। गवर्नमेंट कॉलेज भी 3 नए कॉलेज आ गए हैं, प्राइवेट कॉलेज भी आ गया है जी। और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी भी एक जमशेदपुर में टाटा मणिपाल स्टार्ट हो गया है। तो काफ़ी बच्चों को राहत मिलती है कि कुछ बच्चे यहीं पर सेटल हो जाते हैं। अब होता है कि जिनके कम स्कोर है उनको कहाँ जाना चाहिए, तो कहाँ जाने के लिए यहाँ के जो बच्चे मैं जो देखता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी लोग कर्नाटका देते हैं, जिसमें बेंगलोर है, मैसूर है, मैंगलोर है, तो कई जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। इसके बाद लोग सेकंड चॉइस आजकल उत्तराखंड के भी देने लग गए हैं। उत्तराखंड में अच्छे कॉलेज हैं 2, हिमालयन मेडिकल कॉलेज एंड गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज, दोनों देहरादून में है। उसके बाद देन लोग यूपी को प्रेफर करते हैं। अच्छा, और जब एक पेरेंट्स को सवाल रहता है कि ठीक है हम बच्चों को, मान लीजिए बच्चा कहीं पे कुछ नंबर नहीं ला पाया तो हमने सपोर्ट कर दिया कि ठीक है एडमिशन करा दे प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन क्या वैसा भी होता है कि बच्चों ने एडमिशन तो ले लिया, पेरेंट्स ने पैसा भी दे दिया, फिर जाके वहाँ परफॉर्मेंस गड़बड़ा जा रहा है, तो एक बच्चा जो पेरेंट्स के सपोर्ट से जिसका एडमिशन हुआ है, फिर उसको आगे की पढ़ाई में क्या ख्याल रखना पड़ता है, कैसे रहेगा ताकि वो अच्छा डॉक्टर बन के निकल पाए कॉलेज? देखिए, सबसे पहले तो बच्चा जब जाए, चूँकि बच्चा पहले होमली रहता है, घर में प्रिपरेशन करता है, सेलेक्ट होता है, फिर कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो पहले साल से ही उसको डेडिकेटेड होके एकेडमिक अच्छा करना चाहिए। कारण ये है कि एक तो ड्यूरेशन काफ़ी लंबा है, और अच्छे डॉक्टर बनने के लिए आपको अच्छी स्टडी चाहिए। तो अच्छी स्टडी करने के लिए आप अगर फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक अच्छी स्टडी करते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि पीजी आपके लिए आसान हो जाता है जी। अगर आप होता नॉर्मली ये है कि आप फर्स्ट ईयर एडमिशन लेते हैं, सेकेंड ईयर में चले जाते हैं पास हो करके, कुछ बच्चे फेल भी होते हैं, सफली भी लग जाता है। लेकिन अब मेडिकल में ऐसा रूल है कि अगर किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो आपको निकाला नहीं जाता है, उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फिर से आपको एग्ज़ाम देना है। तो ये सुविधाएं हैं। लेकिन अगर हम अच्छे से एवरी डे 4 to 5 ईयर्स अगर खुद सेल्फ स्टडी करें क्लास के बाद, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा फेल होगा। तो फर्स्ट ईयर पास करने के बाद आप सेकेंड ईयर में जाते हैं, फिर थर्ड ईयर में जाते हैं, तो पिछला चीज़ आप पोर्शन भूलते जाते हैं। आजकल क्या हो गया, अगर आप पीछे से फिर से आप पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो पीजी एमडीएमएस आपके लिए आसान हो जाता है। हाँ, क्योंकि आपको पीजी करना है, एमडी करना है, डीएम करना है, कई सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ भी बताइए कि जैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया में जब बच्चा जाता है रिजल्ट के बाद, काउंसलिंग के वक्त इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है और कैसे पेशेंस रखें, क्योंकि काउंसलिंग फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, जी, पैसे भी लगते हैं उसमें। जी, काउंसलिंग कई चरण में होते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है सिक्योरिटी डिपॉजिट। जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, स्टेट काउंसलिंग करती है, अब तो गवर्नमेंट काउंसलिंग करती है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे स्टेट में 2-2 लाख की सिक्योरिटी है। तो सबसे पहले तो आपको कितने जगह, हालांकि देखिए जितना मल्टीपल काउंसलिंग करेंगे उतना आप सिक्योर हैं,
सीट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हमको तो अपना जेब भी देखना है। अभी तो सबसे पहले तो हमें ऐसे स्टेट को हटा लेना है जहाँ पे कि हमें जाना नहीं है, तो काउंसलिंग ही नहीं करनी, क्योंकि आप गलत तरीके से काउंसलिंग करेंगे और सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो आपका जो 2 लाख का सिक्योरिटी वो फॉरफिटेड हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि हमको किस किस स्टेट में जाना है, कितना मेरा बजट है जो हम खर्च कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हिडन चार्जेस नहीं है, और बच्चा कहाँ हमारा अच्छे से लैंग्वेज प्रॉब्लम से नहीं जूझे और अच्छे से पढ़ाई कर पाए। तो अगर इन सब चीज़ों का चुनाव अच्छे से आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कोई परेशानी होती है। और काउंसलिंग के पीरियड में पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे आप? कैसे काउंसलिंग के पीरियड में पेरेंट्स को मैं यही सलाह दूंगा, नॉर्मली क्या होता है कि जब काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो एंजाइटी स्टार्ट होती है पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे को जल्दी सीट मिल जाए, बच्चा भी परेशान होता है। तो उस वक्त जो है आपको ये करना चाहिए कि पेशेंस रखना चाहिए। वो इसलिए रखना चाहिए कि कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की ही काउंसलिंग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने काफ़ी रूल्स चेंज किए हैं कि आप पहले राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट अगर हो जाती है तो फ्री एग्जिट राउंड है, दूसरे राउंड में अगर आपको सीट अलॉटमेंट होती है तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। एक बार आप कंटिन्यू कर लेते हो तो अगर आपको उससे बेहतर ऑप्शन आपके स्टेट में मिल रहा हो तो आप डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक बार जहाँ अलॉटमेंट आपकी सेकेंड राउंड में हो गई आपको वहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए कि पिछले 5 साल का ट्रेंड क्या है। हालांकि हर साल एवरी ईयर आप देखेंगे काउंसलिंग का ट्रेंड बदलता है, तो कोई अच्छे जो आपके आसपास इर्द गिर्द कोई अच्छे काउंसलर हो तो उनसे भी सलाह मशवरा करना चाहिए। यूट्यूब वगैरह में भी देख सकते हैं आप, तो इससे आपको पता चलता है कि लास्ट ईयर का ट्रेंड क्या था और इस ईयर का ट्रेंड क्या रहेगा। तो आप उस हिसाब से प्लान करेंगे तो आपको बेहतर कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी। अच्छा, झारखंड में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं सरकारी, जी। तो झारखंड में क्या रहा है कट ऑफ पिछले कुछ सालों में? और झारखंड का अगर कोई बच्चा जो स्टेट काउंसलिंग में जाना चाहता है तो किस लेवल पे उसका कंफर्ट लेवल क्या का मार्क्स क्या होगा, और फिर उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बचेंगी? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई बच्चा झारखंड में ही रहना चाहता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो लोग सबके प्रायोरिटी आती है कि रिम्स में मुझे एडमिशन चाहिए। तो रिम्स के लिए अगर हम बात करें तो फॉर जनरल कैटेगरी लगभग आप फर्स्ट राउंड की बात करें तो आपको 636 के आसपास स्कोर होना चाहिए। अब क्या होता है, ये 5 नंबर प्लस माइनस हो सकता है। ये क्या होगा कि इस बार अगर बच्चे का फ्रूटफुल ज़्यादा हो गया तो ये प्लस हो सकता है, कम रहा तो माइनस हो सकता है। तो अगर कोई बच्चा झारखंड में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे रिम्स में तो 620 एवव है तो वो सेफ जोन में है। बाकी दूसरे भी अच्छे कॉलेज हैं जैसे MGM हो गया या पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज धनबाद हो गया, इनमें कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। अगर वैसे बच्चे 600, अगर झारखंड में हमें जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल OBC EWS, तो लगभग अगर कोई बच्चा 580 प्लस स्कोर लेके आता है तो कहीं ना कहीं उसको सरकारी कॉलेज में सीट मिल जाएगी। मतलब उन्हें 580 से 600 के बीच में नंबर अगर वो लाते हैं तो उनका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, एक फ़र्क और समझाइए, जैसे आप कह रहे थे कि कई प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं जहाँ से अच्छे डॉक्टर्स निकल रहे हैं, और कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज कोई है जो बहुत अच्छा नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छा प्राइवेट कॉलेज है, तो चुनने में दिक्कत होती है कि कहाँ जाएँ, यहाँ जाएँ कि वहाँ जाएँ। एक तरफ पैसा बचता है, एक तरफ वो है। तो वैसे वक्त में क्या सजेस्ट करते हैं आप लोग पेरेंट्स को? हाँ, वैसे वक्त में 2 चीज़ें हैं। अगर हम कॉलेज के चुनाव करें तो उसमें बजट के हिसाब से करना पड़ेगा। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। अब जैसे किसी को सबसे पहला चॉइस अगर कोई रखे प्राइवेट में तो पहले लोग CMC विलौर का भी रखता है, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर का चॉइस रखता है, मणिपाल का रखता है, कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज। तो ये सब कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे कॉलेज हैं। और अगर हम रिजल्ट के बाद प्लान करें, 2-3 साल का ट्रेंड लेके चलें, तो अगर हमारा मान के चलते हैं कि किसी बच्चे का 580 के नीचे मार्क्स आता है तो उस कंडीशंस में हम अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटी, अच्छे प्राइवेट कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। हर स्टेट में 2-4 अच्छे कॉलेजेस हैं, वो चुन सकते हैं उसमें से किसको जाना है। अच्छा, एक बार और होता है जब बच्चे वहाँ पे जाके उनको लगता है कि नहीं हम डेविएट थोड़ा सा जैसे ठीक है लाना है हमको 580 नंबर, मेरा आया 575, अब मेरा 5 ही नंबर है, तो वैसे स्थिति में कई बार क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि ठीक 1 साल और रुक जाते हैं, शायद अगले बार नंबर आ जाए ज़्यादा। मेरा ये मानना है कि मेडिकल एजुकेशन में बच्चे को, अगर कोई भी बच्चा अपेयरिंग में एग्ज़ाम देता हो और 550 प्लस लेके आता है तो डेफिनेटली उसको 1 साल प्रिपरेशन करना चाहिए। लेकिन 1 साल से ज़्यादा फिर बैक मतलब आपको वेट नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि 5.5 ईयर आप MBBS करेंगे, फिर देन आप
बाद में पीजी करेंगे तो बहुत लंबा ड्यूरेशन है, पढ़ना काफ़ी पढ़ाई ज़्यादा है। तो 1 साल आप वेट कर सकते हैं, अगर 550 के ऊपर आता है तो करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो बच्चा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर पाया हो, इसकी वजह से कम नंबर आया। तो उसको मॉरली पेरेंट्स को मॉरली सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ भाई कम से कम 1 साल और प्रिपरेशन कर लो। तो मेरा ये मानना है 550 प्लस में बच्चे को प्रिपरेशन कराना चाहिए दोबारा। वो 1 साल रुक सकते हैं? 1 साल डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे अब तो कई सारे यूट्यूब्स हैं और कई सारा ऑनलाइन वर्जन है पढ़ाई का। पहले सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे और स्कूल था। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जब बच्चे, हालांकि मुझे सवाल पहले पूछना चाहिए था फिर भी, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का जब चुनाव करता है बच्चा कि हमको यहाँ पढ़ना चाहिए, और कुछ तो बहुत नामी ब्रांडेड है जहाँ से मेडिकल के बच्चे निकलते हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के चुनाव के वक्त में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वहाँ पर जाकर फिर अपनी लाइफ स्टाइल कैसी रखनी चाहिए ताकि परफॉर्मेंस ठीक हो? देखिए, सबसे पहला तो बच्चा को मैं सलाह ये दूंगा कि जैसे वो बच्चा 10th पास करके 11th में जाता है, तो उस बच्चे को ये डिसाइड दूसरे को देख के नहीं करना चाहिए, दोस्तों को देख के नहीं करनी चाहिए कि वो बच्चा मेडिकल में पढ़ाई कर रहा है तो मुझे भी मेडिकल ही करना है। अगर उसको जिस सब्जेक्ट में अच्छा लगता है, अगर उसको मेडिकल अच्छा लगता है, मेडिकल की बात कर रहे हैं तो मेडिकल पे ही आते हैं, तो सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए बेसिक कैसे ठीक हो। तो जब आप स्कूल में जाते हैं तो 11th और 12th ये दो साल आपके पास काफ़ी टाइम होता है, जिसमें आप +2 का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप साथ में मेडिकल का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अब होता क्या है, चूँकि 3 सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, तीनों ही सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो 11th 12th की पढ़ते पढ़ते कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं और पढ़ाई जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप जब ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं तो एग्ज़ाम किसी और पैटर्न का है और आप कुछ और करके आ जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को ये करना चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम से पहले जो 2 साल का टाइम होता है, तो किस किस सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, बायो में कितना आता है, केमिस्ट्री में कितना आता है, एक रूटीन हम बना लें और ये रूटीन बना के स्टडी करें और उसी वक्त में कुछ अच्छे मेंटोर को सेलेक्ट करें। कुछ आपके स्कूल में मिल जाएंगे, कुछ आपके शहर में मिल जाएंगे, कुछ थोड़ा दूर भी मिलेंगे। आजकल ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म हो गया है, उससे भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप चुनाव करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। अपना प्लान पहले करके अगर ठीक से जाए कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो उसका फ़ायदा वो उठा सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बच्चे को इन 2 साल में 2-3 चीज़ों से दूर रहनी चाहिए। कम से कम अगर आप जब तक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जितने कम से कम 2 फ्रेंड्स बनाएं, जितने कम से कम सोशल मीडिया में रहें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ाई कर सकते हैं। हार्ड वर्क करेंगे तो आप ज़्यादा कर पाएंगे। तो बच्चे अगर अच्छे से पढ़ाई करें, मैं समझता हूँ 10 to 12 आवर्स एवरी डे अगर 11th से ही पढ़ाई चालू कर दें तो कोई बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं होता है। हाँ भाई, आप तो लिखते वही है ना जो आपने पढ़ा है 11th और 12th में। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे जब कोई आदमी प्लान करता है कि बच्चे का एडमिशन हमको प्राइवेट कॉलेज में कराना है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, एक बजट तो समझ लिया कि ठीक है यहाँ पे 40 लाख लग रहा है, यहाँ 50 लग रहा है, या 1 करोड़ लग रहा है, या 80 लाख लग रहा है, जो भी लग रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कब कब कितना पैसा देना पड़ता है, कैसे करते हैं, लोन की क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, इन चीज़ों को ज़रा समझाइए मुझे। जी, सबसे पहले तो आप जब आपका किसी भी कॉलेज में जब काउंसलिंग के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ये पता पहले से ही होता है कि इस कॉलेज का ट्यूशन फ़ी क्या है। ठीक है, जब आप ट्यूशन फ़ी फर्स्ट ईयर का आप देते हैं तो फर्स्ट ईयर का जो ट्यूशन फीस जो भी होता है मिनिमम हम एक लेके चलते हैं। अगर 10 लाख रुपए सपोज ट्यूशन फ़ी है तो 10 लाख की डिमांड ड्राफ्ट RTGS NEFT का आपको करनी होती है। जहाँ तक लोन की बात है तो लोन के प्लान आपको पहले से करने होंगे, क्योंकि उस टाइम एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको इकट्ठा पूरा कॉलेज पैसा ले लेती है। वो आपके पास बड़ा कम टाइम होता है कि आप इतने टाइम में बैंक से लोन ले लें। तो सबसे पहले तो ये प्लान करना चाहिए कि अगर मुझे प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो फर्स्ट ईयर का फीस और हॉस्टल फीस इतना मेरे पास होना चाहिए। चाहे तो हम पहले से बैंक से लोन ले लें, रिजल्ट के बाद आइदर या तो हमारा कुछ सेविंग्स है उससे हम मैनेज कर लें, या कहीं से उधार ले लें और बाद में फिर हम बैंक में अप्लाई करें। तो बैंक में क्या है, जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज एक बोनाफाइड लेटर देती है आफ्टर एडमिशन। आप उस लेटर को अब कॉलेज फिर से आप जाके बैंक में सबमिट करते हैं। बैंक देखती है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो उनके लिस्ट में है कि नहीं। अब कॉलेज की फिर कैटेगरी है A B C D, उनके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग लोन प्रोवाइड करती है बैंक। तो अब ये मान के चलें कि इनके पास कुछ बैंक 10 लाख, कुछ 15 लाख, कोई 20 लाख, उसके ऊपर आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखनी होगी, तभी जाके बाकी लोन मिलेंगे आपको।
तो पैसे का इंतजाम रिजल्ट निकलने के तुरंत बाद कर लेना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, और हमारे पास 1 मिनट से कम का वक्त है, तो मेरा कोई सवाल नहीं है, आप कोई सजेस्ट करना चाहते हो जो मैंने नहीं पूछा हो तो प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये सलाह देना चाहूँगा कि नीट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप अच्छे से तैयारी करें और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन तीनों सब्जेक्ट को लेके चलें। इसको आवरली डिवाइड कर दें। मैंने जो टाइम बोला वो टाइम थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, उसको आप मैनेज करें। एंजाइटी से दूर रहें और अच्छे से स्टडी करें, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर हो। और सारे बच्चों को मैं बोलूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, जिससे कि अच्छा एग्ज़ाम हो और एग्ज़ाम दीजिए। इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होगी। अफसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बातचीत से आपको फ़ायदा हुआ होगा और आप सब लोग अच्छे से पढ़िए और आपकी जो परीक्षा होने वाली है अगले महीने, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी इसी दिन इसी वक्त। नमस्कार।